हाय फ्रेंड्स, इस शर्मा को स्वागत है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए यूपीएसआरएल मिठाई से संबंधित। जैसे कि आप जानते हैं यूपीएसआरएल में 30 नवंबर से जो है स्ट्राइक हुई और 30 से लेकर आज समझ सकते हैं दिसंबर बीत गया, जनवरी लग गई। अब आप समझ सकते हैं पूरा महीने बीत जाने के बाद अभी तक क्या प्रगति हुई, इस पर चर्चा करने वाले हैं आज। आप थोड़ा सा आवाज़ में समस्या हो सकती है, हम आपको मान सकते हैं, लेकिन दोस्तों बताना चाहेंगे यूपीएसआरएल में लड़ाई किस बात की है, इस पर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कई वीडियोज़ में। लेकिन अब जो लड़ाई चल रही है वो एचआर पॉलिसी को लेकर। आप जानते हैं कई बार यूपीएसआरएल कर्मचारियों ने ट्विटर अभियान चलाया, उसके अलावा भी कई अभियान चलाए गए और अनवरत, आप जानते हैं अनवरत इको गार्डन लखनऊ में सभी धरने पर बैठे हैं, लेकिन फिर भी कोई भी सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। उप मुख्यमंत्री से लेकर भारत सरकार तक सबको मेल किया जा चुका और जैसा कि ये सब स्रोत उनके अध्यक्ष जो है मोगा जी के द्वारा दिए गए हैं, जो भी स्रोत हैं। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, यूपीएसआरएल जानते हैं आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का एक यूपीएसआरएल कर्मचारियों का एक ऐसा संगठन है जहाँ पर पूरे कर्मचारी जितने भी सभी वे सभी के सभी जो है आउटसोर्सिंग से हैं। कई ढेर, हम एक दो नहीं, हम दसियों की संख्या में बता सकते हैं यूपीएसआरएल में कर्मचारी, जिसमें बीमम, डीमम, कंप्यूटर ऑपरेटर, अकाउंटेंट और भी जितने भी पूरा का मैकेनिज्म, उसमें बहुत कई लोग जो है काल के गाल को समा चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की समस्या ये होती है कि आउटसोर्सिंग कर्मचारी अगर कुछ भी हो जाता है, मान लीजिए एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो बेचारा जाए कहाँ? क्योंकि समस्या ये होती है कि उसके पास ना तो इंश्योरेंस होता है, ना तो कोई और क्लेम होता है, तो कुल मिलाकर उसकी दुनिया वहीं पर ख़त्म हो जाती है और वो जो है पूरी तरीके से असहाय महसूस करता है। उसके परिवार वाले रोड पर आ जाते हैं। अगर आर्थिक स्थिति पहले से सही है तब तो ठीक है, अगर पहले सही नहीं है तो फिर आप समझ सकते हैं वो उनके जितने भी बीवी बच्चे हैं, उनके घर के जो भी सदस्य हैं, उनके मतलब बोला कि जितने भी लोग हैं उस परिवार में, वो सब अगर माँ भी हैं तो जितने भी लोग हैं वे सभी जो है रोड पर आ जाते हैं और उनके लिए कोई भी आसरा नहीं रहता। क्योंकि आप जानते हैं इतनी छोटी सी सैलरी में कोई अपने परिवार को पाले या मेडिक्लेम क्लेम ले या जनरल इंश्योरेंस कराए, उसका प्रीमियम भरे या बच्चों की पढ़ाई पर लगाए। अगर गलती से कभी खुद बीमार हो गया तो उसको भी उसी पैसे में से लगाना है। अब आप समझ सकते हैं कि कितनी विकट परिस्थितियाँ हैं। अभी हमारे साथी ने कमेंट किया था, किसी ने, एक दर्शक जो है बीबर ने, उन्होंने पूछा था सर क्या आउटसोर्सिंग कर्मचारी में जो भी आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं, क्या उनके कर्मचारियों को अधिकारी कभी भी निकाल सकते हैं? दोस्त आपको बताना चाहेंगे कि जो कि आप जानते हैं आउटसोर्सिंग नाम ही इसी बला का है कि जिसके लिए आज तक कोई साफ नीति सरकारें नहीं बना पाई हैं, ना बना पाई हैं, शायद आगे समय में बन भी नहीं पाई है। क्यों? क्योंकि घोषणाएं तो बड़ी बड़ी, अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि 2-3 महीने पहले ही यूपी में घोषणा की गई है कि एक आउटसोर्सिंग नीति बनी गई जिसमें कर्मचारियों को बहुत बड़ा लाभ दिया जाएगा, ये दुनिया की चीज़ें कही गई, लेकिन उसका पता आज तक नहीं चला। क्यों? क्योंकि जो कमेटियाँ बनती हैं ना, उन कमेटियों को ही पता चलता नहीं होता। बस कमेटियाँ तात्कालिक रूप से बातों को आगे बढ़ाने के लिए बना दी जाती हैं। अब अगर आप समझ सकते हैं तात्कालिक रूप से अगर आगे बढ़ाने के लिए बनाई गई कमेटियाँ, तो फिर कैसी रिपोर्ट मिलेगी उसकी? आउटसोर्सिंग हम आपको बताना चाहेंगे कि अभी जो हमारे एक बीवर ने कमेंट किया था, उनकी बात का हम जवाब देना चाहेंगे यहाँ पर कि आउटसोर्सिंग कर्मचारी उसी दिन उसे एग्रीमेंट करा लिया जाता है कि आपको बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी नोटिस के आपको निकाला जा सकता है। कुछ लोगों ने विरोध भी किया था, हमने देखा था कमेंट करके। ऐसा नहीं है भाई, हम आपको बताना चाहेंगे अगर ऐसा नहीं है तो जो विभागीय संविदा होते हैं, पहली बात तो आप दोनों में अंतर समझ लीजिए। विभागीय संविदा अलग चीज़ है और ऐसे जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं ये अलग है। अगर आप विभागीय संविदा को ही संविदा
जो आउटसोर्सिंग है उनको अगर संविदा समझ रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं, क्योंकि वो संविदा नहीं है। देखिए, विभागीय संविदा का मतलब हो गया कि जो कर्मचारी विभाग से रखे गए हैं डायरेक्ट संविदा पर, भले उनका भी रिन्यूअल होता है, हम मान सकते हैं, लेकिन वह संविदा नहीं है। ऐसे आउटसोर्सिंग कर्मचारी जो किसी ठेकेदार के द्वारा, किसी कंपनी के द्वारा रखे जाते हैं, उनसे आप चले जाइए, दूर मत जाइए। अभी हम आपको बता दें, बहुत बड़ी संख्या में भर्ती हुई है जो मेडिकल फील्ड है, जैसे आपका अस्पताल हो गया, सरकारी अस्पताल, जिला अस्पतालें हो गई, मेडिकल कॉलेज हो गए, ये बहुत ढेर सारी जगह हैं। यहाँ पर आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की नियुक्ति हुई है। 3-3 4-4 महीने काम कर लिए, तब उनको ज्वाइनिंग लेटर दिया गया। अब आप समझिए, उनका ये कहना है कि शुरू के जो 3-4 महीने थे उनका कोई वेतन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला था। एक चीज़। दूसरी चीज़ है, सेवा प्रदाता हमेशा और हमेशा इस बात पर गौर करता है कि वो कितना अधिक से अधिक पैसा बचा ले, क्योंकि वो ठेकेदार होता है ना। उससे आपसे क्या मतलब है कि आप मर जाएं, गिर जाएं, टूट जाए, फूट जाए, उससे कोई मतलब नहीं भाई। जैसे पुराने ज़माने में एक जमींदारी प्रथा होती थी कि जमींदार से केवल और केवल उपज से मतलब था। भैया कमा के तुम दो, बस हमारा काम पूरा करो। आप खाए कि नहीं खाए, क्या किए क्या नहीं किए, उससे कोई मतलब नहीं था उनसे। तो सेम टू सेम समझ लीजिए आप जो है कि यहाँ पर सेवा प्रदाता केवल और केवल काम कराने से मतलब है। यहाँ तो समस्या ये है कि जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं, अब आप समझिए कि जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसमें तो और भी विकराल समस्या है भाई। क्यों समस्या है? समस्या इसलिए है कि रिपोर्टिंग सरकारी कर्मचारी लेता है काम, जो उसकी जब सैलरी देने का नंबर आता है तो वहाँ कह दिया जाता है कि भैया जो आपका सेवा प्रदाता है वो जाने, हम सैलरी के बारे में नहीं जानते। काम कराने के लिए तो रहते हैं, काम टाइम पर चाहिए। अगर टाइम पर नहीं है काम, तब भी दिक्कत है। तब आप समझ सकते हैं कि काम लेने के लिए जो है जो सेवा प्रदाता है वो है, लेकिन अब सैलरी देने का जब नंबर आता है तब आपकी एजेंसी जाने। अब इस कंडीशन में आप समझ सकते हैं कि वो कर्मचारी जाए तो जाएगा इस रहा है। सेवा प्रदाता अलग से डांट लगा रहा है, इधर सरकारी कर्मचारी जो है अलग से डांट लगा रहे हैं, तो जाएगा कहाँ, किस जगह जाएगा? अब आप समझ सकते हैं कि इसमें भी बहुत बड़ी विकट समस्याएं हैं। इसीलिए आउटसोर्सिंग पर जब तक कोई नीति नहीं बनती है तब तक कुछ होने वाला नहीं है। बस ऐसे ही कर्मचारी पिसते रहेंगे। तो हम आते हैं यूपीएसआरएलएम के स्ट्राइक पर। तो यूपीएसआरएलएम के जो कर्मचारी हैं, इतने दिनों से स्ट्राइक, जो एक महीने 10-15 दिन बीतने वाले हैं, आज तक कोई रिजल्ट नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? क्योंकि यूपीएसआरएलएम के जो कर्मचारी हैं वे इन सरकारों के लिए कोई मुद्दा नहीं है। अगर मुद्दा होते तो पिछली चौथी बार ये सोचिए स्ट्राइक की गई है इनके द्वारा, चौथी बार, 4 टाइम्स, चौथी बार है। 3 बार पहले कर चुके हैं, ये चौथी बार है। अब चौथी बार में भी अगर कुछ हासिल ना हुआ, और एक चीज़ बता दें आपको, यहाँ पर स्ट्राइक होती है, सैलरी भी कटती है, उनको सैलरी भी नहीं मिलती। ऐसा नहीं कि स्ट्राइक करके घर में बैठे हैं, इको गार्डन बैठे हैं, ब्लॉक में बैठे हैं, विकास भवन बैठे हैं तो उनको सैलरी मिल जाएगी। नहीं नहीं नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। सैलरी नहीं मिलती, क्योंकि ऐसा है कि पिछली बार भी जब धरने पर सॉरी ये लोग बैठे थे तब भी सैलरी काटी गई थी, और अब की बार भी सैलरी कटनी तय है। हाँ, एक चीज़ समस्याएं आती हैं वहाँ पर जो है, जैसा कि अभी हमारी बात हुई इनके अध्यक्ष मोगा जी से, तो उनका ये कहना था कि बीएचओ की समस्याएं हैं, कुछ लोग उसमें गद्दारी भी कर जाते हैं। गद्दारी करने का मतलब ये हो गया कि कुछ लोग जो है पूरे यूपी तो हड़ताल पर है, कुछ लोग उसमें से काम भी करने लगते हैं। जब कुछ लोग काम करने लगते हैं तो आप समझ सकते हैं कि कैसे हो सकता है। फिर उसमें जो है कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी जो होते हैं वो किसी तरीके से आपको टॉर्चर करेंगे, आपसे काम कराएंगे, आपको कुल मिला के उनके काम से मतलब है। जब सैलरी का नंबर आए भी उनसे कह दीजिए भैया मैंने सैलरी दिलवा दीजिए, तो हम क्या करें? वो तो अपने यहाँ से सैलरी मांगो, हमसे क्या मतलब, हमसे तो काम कराने से मतलब है भाई। ये तो बातें वही हुई, बदुआ मजदूर लाया गया, छोड़ दिया गया, उससे कहा गया कि भैया आपको इतना रुपये हम देंगे। अब जो जिसके यहाँ उसको छोड़ा गया है वो कह रहा है तुम, हम काम तो करा रहे हो बराबर, अपना घर का काम, बाहर का काम, हर काम करा रहा, लेकिन जब उसको महीना पूरा हुआ सैलरी मांगने के लिए बताई, तब वो कह रहा भैया तुम जिसने जो तुमको छोड़ गया है उससे मांगो ना, हमसे क्या मांग रहे हो? हमारा काम केवल काम कराना है, बस इन्हें शोषण करना है, बस इतना समझिए आप। यानी कहने का मतलब हो गया आउटसोर्सिंग ही ये भला ही है ऐसी। तो इसीलिए इसमें कोर्ट में भी नहीं जा सकते आप, क्योंकि आपसे बॉन्ड भरा लिया जाता है पहले दिन ही। अभी एक हमारे दर्शक ने जो है कमेंट किया था कि
कोर्ट तो कोई भी जा सकता है। अरे भाई बिल्कुल जा सकता है, कौन कह रहा है कोर्ट नहीं जा सकता? कोर्ट तो कोई जा सकता है। लेकिन जब आप कोर्ट जाके ही क्या करेंगे, जब आपने पहले ही बॉन्ड भर दिया है कि किसी आप बिना किसी नोटिस के, बिना किसी उसके आपको निकाला जा सकता है किसी भी समय, आप उसके खिलाफ जो है कहीं जा नहीं सकते। तो आपका पक्ष कहाँ मजबूत होगा वहाँ पर? बिल्कुल नहीं मजबूत होगा, आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे। तो कुल मिला के आप ये समझ सकते हैं कि आउटसोर्सिंग में यही समस्याएं हैं। और इनकी जो यूपीएसआरएम के कर्मचारियों के धरने इतने दिनों से चल रहे हैं, वो बिना किसी प्रतिफल के अभी भी चल रहा है। लेकिन उनका ये कहना है कि हाँ, अब बातें सकारात्मक रूप से उप मुख्यमंत्री तक पहुँचा दी गई हैं। उप मुख्यमंत्री ने जो है ये भरोसा दिलाया है कि हाँ, आपके जो जायज़ मांगे हैं, जैसे 7% इंक्रीमेंट हो गया, इसके अलावा बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं, मेडिकल क्लेम हो गया, और सैलरी जो टाइम से नहीं मिलती, कट जाती है, उसका भी जो है समस्याएं हैं। एक तो इसमें समस्या है इनके यहाँ ये है कि रिपोर्टिंग कितनी जगह पर करनी है कि बेचारे रिपोर्टिंग करते करते ही थक जाते हैं। कैसे? ब्लॉक पर काम कर रहे हैं, ब्लॉक को रिपोर्टिंग करेंगे, फिर ब्लॉक वाले से चलिए ठीक है, जिले वालों को अलग से रिपोर्टिंग करना है, अब आप समझ सकते हैं। फिर उसके बाद अगर नहीं बचे तो जो स्टेट वाले हैं वो अलग से रिपोर्टिंग करना है। उसके अलावा भी अगर कोई पहुंच गया तो उसकी अलग से रिपोर्टिंग करना। तो इन्हें कहने का मतलब रिपोर्टिंग करनी है भैया हर जगह। ये रिपोर्टिंग कर करके बेचारे परेशान हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि इनकी रिपोर्टिंग में ही जो है इनकी जो है सारी समस्याएं बनी रहती हैं, और सुनने वाला कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी के लिए मुद्दा ही नहीं है ना। सबसे बड़ी समस्या तो है, किसी के लिए मुद्दा ही नहीं है भाई। मुद्दा होता अगर तो कहीं ना कहीं इनकी बातों को आगे पहुँचा जाता, शासन तक पहुँचा जाता, शासन उस पर विचार करता, लेकिन नहीं, बस काम करे जाते हैं। अब आप समझिए, जिन गरीब महिलाओं को उत्थान के लिए लोग काम करते हैं ना, उनकी गरीबी खुद बनी हुई है। एक कहावत है ना कि पहले खुद सच बोलिए, फिर दूसरों से सच बोलने के लिए कहिए। तो कहाँ से बोलेंगे सच भैया? जब सैलरी नहीं मिलेगी, चीज़ें नहीं मिलेंगी, तो ये लोग कहाँ से कर पाएंगे? तो कुल मिला के हम यूपीएसआरएम की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो मेडिकल डिपार्टमेंट हो, रोडवेज का डिपार्टमेंट हो, एक जितने भी डिपार्टमेंट है, सब में वही हाल है, सब में वही हाल है कि आउटसोर्सिंग कर्मचारी जहाँ भी हैं उनको ऐसी सैलरी मिल रही है। और एक चीज़, काम के घंटे को कोई फिक्स नहीं, कितने घंटे काम करना है कोई भरोसा नहीं है। सुबह 9 बजे शुरू हो जाइए, रात को 9 बजे तक शुरू रहिए, या को 12 बजे तक शुरू रहिए, ये भी समस्या है। तो बहुत कुल मिला के कह सकते हैं कि समस्या ही समस्या है। देखना है कि आगे आउटसोर्सिंग नीति पर सरकार क्या कदम उठाती है। तो सरकार ने तो कहा था कि हम एक नीति बनाएंगे, लेकिन अभी तक कोई नीति बनी नहीं। तो फिलहाल यही है कि आउटसोर्सिंग अभी भी चल रही है, शायद आगे चलती रहेगी, क्योंकि सरकारों के लिए फ़ायदे का सौदा है। जिसमें एक पीछे का पर्दे के पीछे की बातें हैं, वो चीज़ें यहाँ पर हम नहीं कर सकते वीडियो में, लेकिन शायद आप समझ रहे होंगे क्यों फ़ायदे का सौदा है सरकारों के लिए आउटसोर्सिंग। अब विचार जरूर करिएगा। धन्यवाद।